नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक श्री लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे जो कि एक टीचिंग प्लेटफार्म है उस पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम, इसके अलावा जो भी टीचिंग एग्जाम है जिसमें ईवीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अपनी तैयारी जरूर चेक करिएगा और आप इसमें से कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं उस चीज़ को कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने कि वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी बॉम्बे से पुणे तक, कलकत्ता से अलीपुर, बॉम्बे से ठाणे या कलकत्ता से दमदम। तो भारत की पहली यात्री ट्रेन जो थी वो कब चली थी दोस्तों? 1853 ईस्वी में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से लेके पुणे तक। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कर सकते हैं इस प्रश्न को। पूछा है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ब्रेल लिपि जो होता है दोस्तों उसमें मोटे कागज पर उभरे हुए कुछ बिंदु बने होते हैं, इस लिपि पर आधारित होते हैं। मतलब कितने बिंदुओं पर यह लिपि आधारित होती है? 5 बिंदुओं पे, 6 बिंदुओं पे, 7 बिंदुओं या 8 बिंदुओं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि किस पर आधारित होती है? मतलब कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो इसमें कितने होते हैं? 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब कोई ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है, जब कोई व्यक्ति कहाँ से ट्रेन के द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा हो तब उसे कई सुरंगें देखने के लिए मिलती हैं। ये सुरंगें किस पहाड़ियों पर स्थित है? दोस्तों जब कोई व्यक्ति जो है वो अहमदाबाद से कहाँ जा रहा है? केरल की यात्रा कर रहा है, तो उसे कई सुरंगें देखने के लिए मिलती हैं। तो सुरंगें किन पहाड़ियों में स्थित है? अरावली की, पश्चिमी घाट की, पूर्वी घाट या विंध्याचल की? तो इसमें दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा, आपको बता दें कि जब कोई ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तब उसे कई सुरंगें देखने के लिए मिलती हैं। ये सुरंगें किन पहाड़ियों पर स्थित होती हैं? तो पश्चिम घाट पे स्थित होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे आप प्रश्न संख्या नेक्स्ट देख सकते हैं। कहा कि गुरप्रीत पहली बार नई दिल्ली से चेन्नई के लिए ट्रेन से यात्रा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वह अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान पार नहीं करेंगे? गोदावरी, गंगा, कृष्णा या नर्मदा? तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? कौन सी नदी पार नहीं करेंगे? गंगा नदी पार नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है इसको देखिएगा। कह रहा है कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से ऐसी टिकटों का उपयोग करके कौन सी अवधारणा पर प्रभावी रूप से चर्चा की जा सकती है? भिन्न भिन्न माध्यमों से यात्रा की लागत भिन्न भिन्न होती है, कथन 1 है। और कथन 2 है कि यात्रा की लागत वाहन द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधनों पर निर्भर करती है। कथन सी है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करने हेतु टिकट की आवश्यकता होती है। और कथन डी है कि आरक्षण प्रक्रिया को समझना सबसे उपयुक्त विकल्प आपको इसमें से चयन करना है। कि राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है, तो सबसे उपयुक्त प्रकार से विकल्प कौन सा है? कि भिन्न भिन्न माध्यमों से यात्रा की जो लागत होती है भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब है कि अगर विभिन्न जिस साधन से दोस्तों आप यात्रा करेंगे तो प्रत्येक साधन की या प्रत्येक माध्यम की जो लागत होती है वो क्या होती है? भिन्न होती है। ट्रेन से जाएंगे कुछ लागत होती है, कार से कुछ, और हवाई जहाज से जाएंगे तो उसकी लागत कुछ होती है। तो ए हो गया, ए बिल्कुल सही हो गया। उसके अलावा बी, यात्रा की लागत वाहन द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन पर निर्भर करती है। इसके अलावा जो कथन सी दे रखा है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक सार्वजनिक वाहन द्वारा यात्रा करने हेतु तो टिकट की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। इसमें कथन ए और सी क्या है? राइट है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय मार्ग 4, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 या राष्ट्रीय राजमार्ग 44? तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोकर रेल को जोड़ती है, कोकर रेल जो है किसको जोड़ती है?
मैंगलोर और मुंबई को, कोच्चि और गोवा को, कोल्लम और कोझिकोड को, या अलाबुझा और मैंगलोर को। दोस्तों आपको बता दें इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि कोंकण रेल जो है किसको जोड़ती है, मैंगलोर से किसको, मुंबई को। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयले के भंडार से समृद्ध है। इसमें से कौन सी नदी घाटी जो है वो भारत में कोयले के भंडार से समृद्ध है। महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, या उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें चाहे महानदी घाटी हो, दामोदर घाटी हो या सोन नदी घाटी हो, सभी पे कोयले के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब, क्योंकि उपरोक्त में से तीनों ही सही हैं, तो यहाँ इसका जवाब होगा कि एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसमें से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या ऑक्सीजन। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है, सभी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है, पूछा हुआ प्रश्न है। चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो इसमें से जड़ों का कौन सा समूह है, जड़ों का समूह बताना है आपको। तो गाजर, चुकंदर, मूली क्या है, ये सभी जड़ों का समूह है। चलिए दोस्तों अपनी तैयारी जरूर चेक करिएगा और बताइएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से पौधों द्वारा किस गैस को अवशोषित किया जाता है। जब वायुमंडल की घटना घटित होती है दोस्तों, तो इसमें पौधों के द्वारा कौन सी गैस को अवशोषित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, जिसके उपस्थिति में पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहती है। और इसमें पौधों के द्वारा कौन से गैस को अवशोषित किया जाता है, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प को। तो कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और ये प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अगर कोई बंद कमरे में 3-4 घंटे तक कोयले चूल्हे का इस्तेमाल करता है तो घातक प्रभाव क्या होगा। अगर उसको कोई कमरा बंद करके उसमें कोयले का जो चूल्हा है उसका इस्तेमाल करता है तो उसका घातक प्रभाव क्या पड़ेगा कि कमरे का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा, या रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा, या रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाएगा। तो अगर कोई बंद कमरे में 3 से 4 घंटे तक कोयले के चूल्हे का उपयोग करता है तो जाहिर सी बात है कि उसका घातक प्रभाव ये होगा कि उसके रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ जाएगी दोस्तों। और जो पौधे होते हैं उनके क्षरण का कारण भी क्या होता है, क्षरण का कारण आप देखते होंगे दोस्तों, पौधे की जो पत्तियां होती हैं हरी रहते हुए भी मुरझा के गिर जाती हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही ऐसा होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है ये भी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम जो खेल खेलते हैं विषय को पढ़ाने में छात्रों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति अधिक प्रभावी होगी। दोस्तों 2014 में प्रश्न पूछा गया है, ईवीएस पेडोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, और छात्रों को खेल के मैदान में ले जाएं और वहां उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खेलें, विभिन्न खेलों के प्ले कार्ड बनाकर विद्यार्थियों को दिखाएं, विद्यार्थियों से विभिन्न इंडोर और आउटडोर खेलों के नाम सीखने को कहें, छात्रों से टेलीविजन पर खेल कार्यक्रम देखने और उस पर एक सरल परियोजना तैयार करने के लिए कहें। नहीं, बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि क्या होगा कि छात्रों को खेल के मैदान में ले जाएं ताकि वो वहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खेलने के लिए कहें। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है कि ईवीएस की एक शिक्षिका जो अपने छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अब सारी प्रश्न पूछेगी उसे चुनिए। क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों, अब सारी प्रश्न क्या होते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं जिसका जवाब 1 से अधिक हो। जो प्रश्न ऐसे पूछे जाएं जिसका बधा बधाया जवाब न हो वे क्या कहलाते हैं, अब सारी प्रश्न कहलाते हैं।
तो क्लोरोफिल क्या है दोस्तों? तो इसका जवाब एक ही होगा, क्लोरोफिल क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला क्या होती है? जल के 3 स्रोतों के नाम लिखिए दोस्तों। यहाँ पे आपके बने बनाए जवाब देना है कि जल के सिर्फ 3 स्रोत के बारे में बताना है। तो ये अभिसारी प्रश्न होता है, अपसारी नहीं होता है। क्लोरोफिल के बारे में यहाँ बताना है कि क्लोरोफिल जो होता है, पत्तियाँ जिसके कारण हरी होती हैं वो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और खाद्य श्रृंखला में एक जीव जो होता है दूसरे जीव से जुड़ा होता है, और ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है एक वे में होता रहता है। ठीक, ये भी हो गया। और यहाँ पे दोस्तों ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तो इसमें दोस्तों सृजनात्मकता को बढ़ावा मिल रही है, और जो बच्चा है वो विभिन्न प्रकार से सोचेगा, तर्क करेगा, तब जाके अपना जो है उत्तर देगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की योग्यता नहीं है? पर्यावरण अधिगम की सामग्री को विषयगत रूप से व्यवस्थित किया जाता है। पर्यावरण अधिगम बच्चों को अभिव्यक्ति के लिए गुंजाइश प्रदान करता है। मौखिक और लिखित और अन्य रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ आदि अध्याय बच्चों को सोचने और अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करने के लिए शुरू करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से शुरू होते हैं। पर्यावरण अधिगम की सामग्री बच्चों के अपने पर्यावरण से नहीं ली गई है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण अधिगम की जो सामग्री हो बच्चों के अपने पर्यावरण से नहीं ली गई। दोस्तों पर्यावरण कहता है कि पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण अध्ययन के कहता है कि बच्चों का जो कक्षा है उसको बाहर के दुनिया से क्या किया जाए? जोड़ा जाए, ताकि वो बच्चा जो है प्रत्यक्ष रूप से हर एक चीज़ को समझ सके, सीख सके। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि पर्यावरण अधिगम की सामग्री बच्चों के अपने पर्यावरण से नहीं ली जानी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों इसमें निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की योग्यता नहीं है पूछ रहा है? तो यही नहीं, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं अथवा डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूब जाती है और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती है। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती है, क्योंकि छात्र जो है दोस्तों उन पूछते हैं कि जो स्टील की चम्मच होती है पानी में डूब जाती है, लेकिन प्लास्टिक जो होता है वो पानी में तैरता रहता है। लेकिन वो छात्रों को घनत्व के बारे में बताना नहीं चाहती हैं। कौन? सीमा, जो कि एक अध्यापिका हैं ईवीएस की। वे घनत्व का प्रत्यक्ष याद नहीं रख पाएंगे, वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे, वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकेंगे। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ये होगा कि वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा खुद ही क्या करेंगे? बना लेंगे, इसलिए वो घनत्व के बारे में बताना जरूरी नहीं समझती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होती है? इसमें से किस विषय की चर्चा जो है ईवीएस कक्षा में होती है? कथन एक ये है कि पेट्रोल के दर की, कथन बी है कि पशुओं का संरक्षण, कथन सी है कि जल आपदा, कथन डी है कि बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी? तो पेट्रोल की दर की, पशुओं का संरक्षण और जल आपदा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां आप विद्यार्थियों को करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें साथ ले जाना, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा लिए गए भोजन का पता लगाने की कोशिश करना, उन जानवरों की तस्वीर एकत्र करना जिन्हें वे चिड़ियाघर में देखने की उम्मीद करते हैं, चिड़ियाघर में वे जो देखते हैं उसे बनाने के लिए अपने चित्रकला पुस्तकें अपने साथ ले जाएं। दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए आप बिल्कुल नहीं मना करेंगे कि चिड़ियाघर में वो देखने के लिए, बनाने के लिए अपने चित्रकला की पुस्तक को ले जाए, वो जानवरों की तस्वीर एकत्र करना जिन्हें वो चिड़ियाघर में देखते हैं, बिल्कुल सही। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा लिए गए भोजन का पता लगाने की कोशिश करना, ये भी सही है। इसके लिए
अनुमति दे देंगे, लेकिन चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाने पीने की जो सामग्री है उसको ले जाने के लिए आप बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाने पीने के ढेर सारी चीज़ें साथ ले जाने के लिए अनुमति नहीं देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 20.7, 21.7, 24.6 या 23.7। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो 21.7 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण की माप से संबंधित है? हरित अधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या भारत का सर्वेक्षण। तो निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण के माप से संबंधित है? तो कौन सी है दोस्तों? हरित अधिकरण है या केंद्रीय प्रदूषण है या केंद्रीय जल आयोग है या भारत का सर्वेक्षण? तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकत्रित करता है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से बताया जाता है। और ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित होती है। तो इसमें आपको बताएं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इन मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सभापति? तो अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक जो है किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। करा कि कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? और उनमें से धूल हटाने के लिए, नमी को पूरी तरह से दूर करने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए या उनका तापमान बढ़ाने के लिए? दोस्तों आपको बता दें कि कांच के जार में या बोतलों में अचार भरने से पहले उन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। क्योंकि ऐसा किस लिए किया जाता है दोस्तों? आपको बता दें कि नमी को हटाने की, ताकि बोतल जो है या जार जो है उसमें से नमी समाप्त हो जाए, ताकि जो अचार है उसको खराब होने से बचाया जा सके। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजातियाँ एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती हैं? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना? तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? मैना जो होती है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों और अच्छा प्रश्न है कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु अर्जुन को या गुरु नानक को? तो सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कमेंट दोस्तों जरूर करके बताइएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। नारियल के उपयोग से बने किसी भी सब्जी के साथ उबले हुए साबूदाना किस राज्य के लोगों का पसंदीदा भोजन है? जम्मू कश्मीर, बिहार, तमिलनाडु या केरल? दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब है कि नारियल के उपयोग से बनी किसी भी सब्जी के साथ उबले हुए साबूदाना, तो कहाँ का भोजन है? केरल का। और कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ के लोगों का भोजन जो है सरसों के तेल में पकी हुई मछली है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों का भोजन है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा है कि भारत तोलकों को समानता अधिक मांसपेशियां और शरीर द्रव्यमान बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए इन्हें एक ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो कि समृद्ध होता है कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से या प्रोटीन से। तो भारत तोलकों को समानता अधिक मांसपेशियां और शारीरिक द्रव्यमान बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसे आहार लेने की जरूरत होती है जो समृद्ध होता है किससे? और प्रोटीन से। और प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत दोस्तों क्या माना जाता है? सोयाबीन को सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है
क्योंकि प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। और अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि आबू धाबी के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। आबू धाबी में जल पेट्रोल की तुलना में महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी में प्रयुक्त मुद्रा को दिनार कहते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों आपको राइट जवाब बताना है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे करा है कि ब्रेल लिपि के बारे में लिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। दोस्तों इस यहीं पे आपको दिख गया कि यह जो लिपि होती है ब्रेल लिपि, यह 8 बिंदुओं पे नहीं बल्कि कितने पे आधारित होती है? सिर्फ 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। बिल्कुल सही। उठी हुई बिंदुओं पर उंगली चलाकर इसे पढ़ा जा सकता है। सही है। तो इसमें से आपको बता दें कि 1 सही है, 3 सही है और 4। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? इसमें से स्वामी दयानंद सरस्वती हैं।